जय हिंद दोस्तों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट जो कि आपका हिस्ट्री है, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हम लोगों ने साइंस के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि यह वीडियो मैथ का होना चाहिए, लेकिन यह इतिहास का क्यों है। दोस्तों, इसका रीज़न यह है कि अभी थोड़ा सा हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब होने वाला है, डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है सत्रीय कार्य करने में, इसलिए हम आपको मैथ का वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैथ का वीडियो प्रोवाइड करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन पे फोकस कराना पड़ेगा, यानी कि ऐसे ही ऑप्शन को टिक करके नहीं निकल जाना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ सके और आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस को आसानी से बना सके। ऐसे कुछ ऑप्शन को केवल टिक करके आगे निकलना रहता तो हम बना दिए रहते, लेकिन उसमें हम सोच रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हिस्ट्री यानी कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के स्ट्रीम को कंप्लीट कर लेंगे, तब तक मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा और आप सभी आने वाली सभी वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, आप लोग वहां से जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस चैप्टर से लगभग यानी चैप्टर नंबर 1 से लगभग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव जो है यह सर्वप्रथम जो है कि फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ। तो दोस्तों, फ्रांस में जो है कि लुई फिलिप का शासन स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो आप सभी जानते हैं कि मेटरनिख जो था यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना जो है मेजनी ने किया था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। तो दोस्तों, इटली को कई राज्यों में विभाजित करने का श्रेय मेटरनिख को जाता है, इन्होंने ही विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोसुत कौन था। तो दोस्तों, कोसुत जो था वह हंगरिया राष्ट्रवादी नेता था। तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता कौन था, कोसुत था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। तो दोस्तों, जर्मन चांसलर इसमें से कौन था। तो बिस्मार्क जो था वह जर्मन चांसलर था। सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी कौन हार गया। तो सेडौन के युद्ध में दोस्तों जो है कि फ्रांस हार गया। फ्रांस और पर्सा के बीच यह युद्ध हो रहा था, तो इसमें फ्रांस का पराजय हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। तो अनिवार्य सैन्य सेवा आप सभी जानते हैं कि बिस्मार्क लागू किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काउर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। तो दोस्तों, ये जो है फ्रांस देश की ओर से सम्मिलित होने की घोषणा इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। तो दोस्तों, यह कौन नहीं था। तो फ्रांस जो था इसका सदस्य नहीं था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो दोस्तों उस समय जो था मिस्र तुर्की के समर्थन में था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो यह आपका 1864 ईस्वी में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है यह 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था, इटली का एकीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो आप सभी बुक पढ़े होंगे, जानते हैं कि फ्रांस का शासक था लुई फिलिप। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पलना जो है यह यूनान को कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यताओं का पलना। अगला जो है दोस्तों, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया जो था वह आपका ऑस्ट्रिया देश के अधीन था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? यानी जो मित्र राष्ट्र का गुट बना था उसमें कौन सा देश जो था शामिल नहीं था? तो ये जर्मनी जो था वह मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो ये जो है आपका जर्मनी का सम्राट बना। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा जो था दोस्तों वो आपका विक्टर एमैनुएल था। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो था, प्रमुख नायक इसमें देखा जाए इटली के एकीकरण के, तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वां जो शासक था इसको 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी जो है मेटरनिख ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो यह जो है आपका लौसेने सम्मेलन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में न्यू डील जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगल जो था वह जर्मनी का दार्शनिक था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था वह था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था दोस्तों यह यूनान का निवासी था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो यह जो है जर्मनी में स्थापित है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसुत का संबंध किस देश से है? तो कोसुत का संबंध जो है यह हंगरी देश से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी जो है यह वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो दोस्तों यह जो है बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आप सभी जानते हैं कि कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो यह जो था दोस्तों ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को नियुक्त किया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो दोस्तों यह एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो जाल्वेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो यह जो है बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो दोस्तों यह संधि जो हुई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो दोस्तों यह जो है
यूनान के लिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई 1821 ईस्वी में हुई थी नेपल्स की क्रांति। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो यह आंदोलन जो है दोस्तों यह आपका इंग्लैंड में हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया? तो ये जो है 1832 ईस्वी में किया गया। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है हीगल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो इसकी संधि जो है 1829 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो यह तुर्की और रूस के बीच हुई थी। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध जो है यह आपका फ्रांस और पर्सा के बीच ही हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो दोस्तों हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य ऑस्ट्रिया देश का था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो दोस्तों पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह युद्ध जो हुआ था सेडोन में हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो दोस्तों यह जो है सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, जो कि आप सभी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है यह किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है दोस्तों यह 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो दोस्तों यह जो है बिस्मार्क का संबंध नहीं है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो दोस्तों यह जो है संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो था उत्तरदायी था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह 1871 में हुई थी। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो दोस्तों इटली के एकीकरण में मेजनी इमैनुएल, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी इन सभी का योगदान था। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था यह दोस्तों ब्रिटेन का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। दोस्तों तो इस प्रकार हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप सभी देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिला है। तो इस वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।